दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा है। उत्तर भारत सहित पाकिस्तान के कई इलाकों में समय से पहले ही गर्मी का मौसम आ जाने से सीवियर हीट वेव के हालात बन चुके हैं, जिस वजह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीते हफ्ते और अगले हफ्ते के लिए भी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन आप लोगों पर इस गर्मी का सबसे ज़्यादा क्या असर पड़ रहा है? शायद घर में एसी की वजह से बिजली का बिल बढ़ गया होगा, या गाड़ी में एसी चलाने की वजह से पेट्रोल का खर्चा, शायद दिन में 2-3 बार शावर भी लेना पड़ रहा हो। साथ ही कुछ लोगों का पहाड़ों में रोड ट्रिप का प्लान या वीकेंड पे वाटर पार्क जाने का प्लान बन गया होगा। लेकिन हमारी इस लग्जूरियस दुनिया से दूर एक बहुत ही अलग दुनिया है, जहां क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, पॉवर्टी और वाटर क्राइसिस ने मिलकर बहुत से लोगों की जिंदगी उलटफेर कर दी है। दोस्तों प्राचीन काल से ही पानी सिविलाइजेशंस का क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर रहा है। आपने शायद नोटिस किया हो कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस इवॉल्व हुई हैं, वो सब किसी न किसी रिवर वैली के साथ एसोसिएटेड हैं। हड़प्पन वैली के लिए इंडस रिवर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए नील, मेसोपोटामिया के लिए टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स उनके दूसरे नाम जैसी हैं। साथ ही ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का एक मेजर रीजन सरस्वती नदी का सूख जाना था। वर्तमान समय में भी पानी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर रहता है। पुलवामा हमले के तुरंत बाद भारत द्वारा लिए गए डिप्लोमेटिक एक्शंस में से एक था पाकिस्तान को इंडस रिवर सिस्टम का पानी रोकने की धमकी देना। सियाचिन की जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का एक पहलू इस ग्लेशियर से इंडस में बहते पानी के ऊपर भारत का कंट्रोल भी है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अधिकतर अच्छे रहे हैं। दोनों देशों ने लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट जैसे कॉम्प्लिकेटेड मामले को भी सुलझा लिया, लेकिन गले की एक सबसे बड़ी हड्डी बची हुई है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। इन सब बातों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि भविष्य में पानी कंट्रीज की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक केंद्रीय बिंदु रहने वाला है। दोस्तों ये तो बात हुई एशिया की, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर भी अच्छे स्तर पर है। लेकिन दुनिया के उन रीजन्स की हालत के बारे में सोचिए जहां पॉवर्टी एशिया से भी ज्यादा नीचे लेवल पर है। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं अफ्रीका, जहां हमारी आपकी दुनिया से बहुत अलग एक और दुनिया है, जहां पानी खाने से भी ज्यादा महंगा हो चुका है और पानी इकट्ठा करने के लिए लोगों को चिलचिलाती गर्मी में मीलों का सफर करना पड़ता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और उसके पहले आपको बता दें कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के GS3 के डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो इसीलिए इस मुद्दे से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे वीडियो के अंत में पूछेंगे, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी स्टडी IQ का आपके लिए खास तोहफा। ये कोई आम बुक नहीं है, बल्कि ये है आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर। फिर चाहे वो हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या हो किसी स्टेट PCS का एग्जाम, ये बुक आपको फिजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की कवरेज इजी लैंग्वेज और क्लियर मैप्स के साथ देगी। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज और डू यू नो का इंटरेस्टिंग सेक्शन आपकी क्यूरियोसिटी और नॉलेज को हर दिन चैलेंज करेगा। इस शानदार बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज आज एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी से जूझ रही हैं। अफ्रीका की औरतें और बच्चे मिलके हर साल 45 लाख ईयर्स के बराबर का समय सिर्फ पानी इकट्ठा करने में लगा देते हैं। दोस्तों 45 लाख ईयर्स ह्यूमन के इवोल्यूशन के लिए लिए गए समय से भी ज्यादा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 50 इयर्स में अफ्रीका में 1695 नेचुरल डिजास्टर हुए, जो कि वेदर, वाटर और क्लाइमेट से रिलेटेड थे। इनके कारण 7.5 लाख डेथ्स हुई और $38.5 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस। इन डिजास्टर्स में 60% इवेंट्स का कारण बाढ़ थी, जिससे सिर्फ 4% डेथ्स हुई। लेकिन दोस्तों ड्रॉट्स यानी सूखा सिर्फ 16% इवेंट के पीछे था, जिससे 95% डेथ्स हुई। सूखे से मरने वाले लोगों की संख्या में अफ्रीका दुनिया में सबसे ऊपर है। दोस्तों सहारा डेजर्ट के साउथ एरिया को सब सहारन अफ्रीका कहा जाता है। इस रीजन में नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, कॉन्गो जैसी बहुत सी कंट्रीज आती हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम सवाल बन सकता है, दैट इक्वेटर पासेस थ्रू विच सब सहारन कंट्रीज। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गौर करें कि सब सहारन अफ्रीका में 90% रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और 95% एग्रीकल्चर के लिए पानी सिर्फ बारिश से आता है, क्योंकि इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स में कैनाल्स और डैम्स जैसे
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं किए जा सके हैं। सब सहारन अफ्रीका में 40 करोड़ लोगों के पास पीने के पानी का एक्सेस नहीं है। पिछले 25 सालों में इस रीजन की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है, लेकिन पानी का एक्सेस सिर्फ 20% बढ़ा है। पानी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ज्यादातर घर की फीमेल्स पर ही पड़ती है। यूएन विमेन के अनुसार सब सहारन अफ्रीका की महिलाएं एक साल में 40 बिलियन घंटे पानी इकट्ठा करने में लगा देती हैं। ये फिगर फ्रांस की पूरी लेबर फोर्स की एक साल की मजदूरी के बराबर है। सोच के देखिए कि अगर ये लेबर फोर्स पानी इकट्ठा करने की जगह अफ्रीकन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें तो उस रीजन की पॉवर्टी किस हद तक कम करी जा सकती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि अक्सर नेचुरल डिजास्टर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे गरीब लोगों पे पड़ता है। रूरल केन्या में अनरिलायबल वाटर सप्लाई के इलाकों में एक महीने की पानी की कॉस्ट करीब $38 पड़ती है। इसके मुकाबले पाइप्ड वाटर सिस्टम से कनेक्टेड एक एवरेज घर का महीने का वाटर बिल सिर्फ $4.5 है। ये अलग से बताना जरूरी नहीं है कि अर्बन एरियाज में सिर्फ अमीर लोगों के पास ही पाइप्ड वाटर एक्सेस होता है। दोस्तों, पानी का संकट यहीं खत्म नहीं होता। इस प्रॉब्लम के कारण अफ्रीका के लोग आज पानी, गरीबी और बीमारी के एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। पानी का एक्सेस ना होने से ओपन डेफिकेशन जैसी सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे कॉलरा और डिसेंट्री जैसी बीमारियां फैलती हैं। बीमारी से इकोनॉमिक लॉस होता है और ये साइकिल चलती ही रहती है। हालात असल में कितने खराब हैं ये दर्शाने के लिए आपको कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की ग्राउंड लेवल सिचुएशन से अवगत कराते हैं। दोस्तों, इस इशू को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 अलग अलग देशों की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेडागास्कर से। दोस्तों, अफ्रीका में नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर एक आइलैंड है मेडागास्कर। यह अफ्रीकन मेनलैंड से मोजाम्बिकी चैनल द्वारा सेपरेटेड है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। मेडागास्कर के ड्रॉट हिट सदर्न रीजन्स में हालात सबसे खराब हैं। यहाँ 20 लीटर्स पानी का दाम ₹37 से लेकर ₹75 तक है। ये एक आम किसान की दिन भर की कमाई का आधा है। कीमत के अलावा पानी इकट्ठा करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि रात 11 से 2 बजे के बीच ही यहाँ के सेंटर्स में पानी मिलता है। अगर लेट हुए तो पानी की अगली सप्लाई के लिए पूरी रात इंतजार करना पड़ता है। जिनके पास गाड़ियां हैं वे लोग शहर से कई किलोमीटर दूर नदी किनारे जमा हुआ पानी इकट्ठा करने निकलते हैं, लेकिन इस पानी की खराब क्वालिटी की वजह से ये अनसेफ होता जा रहा है। इसीलिए जब कभी बारिश हो जाए तो शहर से बाहर गड्ढों में जमा हुआ पानी इकट्ठा करने लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन के क्या कारण हो सकते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेडागास्कर में पानी की कमी नहीं है। मेडागास्कर की एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार यहाँ अवेलेबल पर कैपिटल एनुअल वाटर रिसोर्सेज 23,000 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा हैं। इसका कंपैरिजन करें भारत से, जहां 2019 की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्टडी के अनुसार ये फिगर 2000 BCM से भी कम है। यहाँ पानी के इतने सोर्सेज होने के बावजूद पानी की कमी और सूखे जैसे हालात होने के पीछे क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। इसके कारण बहुत सारी बारिश बहुत कम समय में होने लगी है। इससे पानी को स्टोर होने का मौका नहीं मिल पाता, जिससे बारिश के मौसम में बाढ़ और उसके बाद के महीनों में सूखे के हालात बन जाते हैं। ऊपर से लेक्स और रिवर्स में पानी स्टोर ना हो पाने के कारण एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिससे बादल बनने में दिक्कत आती है और अगले साल की बारिश और देरी से आती है। पिछले 2 सालों में मेडागास्कर में लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले 60% ही बारिश हुई है, जो 30 साल में सबसे कम है। क्लाइमेट चेंज के अलावा डिफॉरेस्टेशन इस सिचुएशन का दूसरा बड़ा कारण है। डिफॉरेस्टेशन से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम होती है, जिस कारण बादल बनने में दिक्कत आती है और साथ ही बारिश होने पे पानी जमीन के अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता। इससे पूरे साल ग्राउंड वाटर की कमी रहती है। खैर, ये रही वाटर स्कार्सिटी की एनालिसिस मेडागास्कर के लिए। आइए अब अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, जो रिसोर्सेज ओन करने के बावजूद वाटर स्कार्सिटी फेस कर रही है। दोस्तों, नाइजीरिया में पानी की स्कार्सिटी तो है ही, साथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत खराब है, जिसके कारण पानी की सप्लाई माफियाज के कंट्रोल में है। वाटर टेबल कम होने की वजह से यहाँ भी पानी की कॉस्ट खाने से ज्यादा पहुंच चुकी है। जनवरी 2021 में पानी के 20 पाउचेस का एक बैग शहरी इलाकों में 15 रुपीस का बिकता था, जो अक्टूबर 2021 में बढ़ के 47 रुपीस तक पहुंच गया है। बॉटल्स और कैंस में आ रहे पानी भी 3 टाइम्स तक महंगे हो चुके हैं। पानी का संकट और गहरा हो जाता है एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से।
अमीर लोग बोरवेल्स खोद के सैनिटेशन और बाकी ज़रूरत के लिए पानी निकाल लेते हैं और पीने के लिए बॉटल वाटर खरीद लेते हैं। लेकिन स्लम ड्वेलर्स के पास सरकार द्वारा लगाए गए चंद पब्लिक टैप से पानी लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। नाइजीरिया का छेड़ा ट्राइब कसावा खाते हैं, जो आलू जैसी एक सब्जी है, लेकिन ये लोग अब इस सब्जी को खाने से पहले पानी से धोते भी नहीं हैं, क्योंकि पानी का एक्सेस बहुत मुश्किल और महंगा है। शहरों में रह रहे स्लम ड्वेलर्स का और ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों का एक सा हाल है। स्लम्स में पानी का कनेक्शन नहीं है तो उनके लिए पानी खरीदने के पैसे जुटाना मुश्किल है, जबकि रूरल एरियाज में लोगों के पास पानी खरीदने के ऑप्शन नहीं है। ये लोग कुएं के पानी पर निर्भर हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर क्लाइमेट चेंज के कारण सूखता जा रहा है। जरा सोच के देखिए, पानी के अभाव में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के समय कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा। सैनिटेशन न होने से बीमारियों का फैलना और उनसे होने वाली मौतें आम बात हैं। दोस्तों, नाइजीरिया में पानी की समस्या के कुछ नए कारण देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे मुख्य कारण है पीने के पानी के लिए पब्लिक फंडिंग में लगातार गिरावट। ये पॉलिसी प्रॉब्लम 1985 में शुरू हुई, जब नाइजीरिया ने अपनी पॉलिसी में वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन पर बदलाव किया, जिसका हिस्सा था पब्लिक स्पेंडिंग में कटौती। दूसरा कारण है नाइजीरिया में डैम्स की कम संख्या। डैम्स पानी की कलेक्शन की लोगों के लिए कॉमन फैसिलिटी है, लेकिन नाइजीरिया की सरकार डैम्स नहीं बना रही है, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा है और कैपिटल इंटेंसिव भी। नाइजीरिया में केवल 400 डैम्स हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यही संख्या 8000 है। दोस्तों, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है केन्या। अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक विक्टोरिया के लिए ऑलरेडी फेमस ये देश आज मशहूर है इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में लेक विक्टोरिया की लोकेशन को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप एक और सवाल का जवाब देना, और सवाल है कि अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज लेक विक्टोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केन्या की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास साफ पीने के पानी का एक्सेस नहीं है। यहाँ हर साल करीब 6 लाख लोग शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। इस कारण कैपिटल सिटी नायरोबी में पानी का एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, जिससे वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है। वहीं रूरल केन्या में रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और स्प्रिंग जैसे वाटर रिसोर्सेज होने के बावजूद लोगों को इन सोर्सेज से पानी लेने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेक विक्टोरिया पिछले 100 साल से हो रहे अर्बन और एग्रीकल्चर पॉल्यूशन की वजह से अंडर प्रेशर है। इस वजह से इस लेक में मछलियों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। लेक विक्टोरिया से मछली पालन पर करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी रोटी निर्भर करती है। आज इस लेक को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीवेज सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक चिंताजनक बात कही है। यूएनईपी के अनुसार अगले 20 सालों में क्लाइमेट चेंज के कारण इस लेक से कनेक्टेड रिवर बेसिन्स में बारिश की मात्रा बढ़ने की संभावना है, जिससे लेक के वाटर लेवल बढ़ सकते हैं। इससे सीवियर फ्लडिंग होने की आशंका है। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको अफ्रीका में पानी के संकट की दयनीय स्थिति के बारे में बताया, लेकिन भारत में भी ये स्थिति कुछ बहुत बेहतर नहीं है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका नाम था कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, देश अपने इतिहास के सबसे खराब वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। करीब 60 करोड़ लोग हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वाटर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 122 कंट्रीज की लिस्ट में 120th प्लेस पर है, क्योंकि आज देश का करीब 70% पानी कंटामिनेटेड है। भारत में दुनिया की करीब 20% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ दुनिया के वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ 4% ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पानी संकट का एक जीता जागता उदाहरण है यूपी और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका। कई सालों से लगातार सूखा पड़ने की वजह से ग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट हो चुका है कि गर्मियों में ज्यादातर हैंडपंप में पानी आना बंद हो जाता है और यही हाल कुओं का भी हो जाता है। तेज धूप में बच्चे और महिलाओं को 2 से 3 किलोमीटर आना जाना पड़ता है और ऐसे कम से कम 20-25 चक्कर हर दिन लगाने होते हैं। इस दौरान बच्चियों का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है और महिलाओं की कमाई के साधन भी। खास बात यह है कि पानी इकट्ठा करना महिलाओं का ही काम माना जाता है, चाहे फिर आदमी लोग घर पे ही क्यों ना बैठे रहें। खुशी की बात यह है कि इस संकट से निपटने के लिए गवर्नमेंट सीरियस है और इसके लिए जल जीवन मिशन,
नमामि गंगे मिशन, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल जैसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हर घर जल का सपना पूरा भी हो चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, लेकिन साथ ही अफ्रीका का उदाहरण देख के वहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशीलता और पानी बचाने के लिए प्रतिबद्धता भी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आज वाटर क्राइसिस अफ्रीका के लिए एक सरदर्द बन चुका है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के रिलेवेंस को देखते हुए बनाया गया है। इससे जुड़ा एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, टुडे water has become a major source for conflict both within and among nations. In light of the above statement, examine the issues related to water scarcity being faced in India and the world. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।